नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश पनवाल का किताब जो है एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा, जो कि आपका ये किताब जो है इतिहास का है और ये आपका साठ संग्रह है, सामरिक किताब है। ठीक है, इस किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 40 पढ़ेंगे आज, जो कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, चैप्टर नंबर 40। 1857 के बाद भारत पर ब्रिटिश नीतियों का और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 40 आपका आज। ठीक है, और इसका पहला वीडियो होगा पार्ट नंबर 1। तो अध्याय 40, 1857 के बाद, तो 1840 के बाद, 1857 के बाद भारत पर ब्रिटिश नीतियों और प्रशासन क्या था। तो 1857 के बाद भारत पर ब्रिटिश नीतियाँ और प्रशासन क्या था, आपका इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के, तो 1857 के विद्रोह को कुचल दिए जाने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास का एक नया दौर आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत भारत के प्रशासन में कंपनी की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। तो भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। परिणाम स्वरूप भारत के प्रति ब्रिटिश नीति और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, 1858 का एक्ट, तो 1858 का एक्ट और इंग्लैंड की महारानी की घोषणा क्या थी। तो अगस्त 1858 में, तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद ने एक अधिनियम एक्ट पास किया और इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश शासक के नियंत्रण में दे दिया गया। उस समय विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का एक तो ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री भारत राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार का उत्तरदायित्व संभालता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत की सर्वोच्च सत्ता बन गई थी। भारत का प्रथम राज्य सचिव, तो भारत का प्रथम राज्य सचिव चार्ल्स वुड बना। और भारत के गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, और वायसराय का अर्थ होता है राजमुकुट, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और वायसराय का अर्थ होता है राजमुकुट, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने एक राजज्ञा जारी की और गवर्नर जनरल कैनिंग, तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया और उसमें महारानी की राजज्ञा पढ़कर सुनाई, जिसमें घोषणा की गई कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अब अंग्रेजी राज्य में नए क्षेत्र शामिल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, घोषणा में यह भी वादा किया गया कि, लोगों के पुराने अधिकारों व रीति रिवाजों को उचित सम्मान दिया जाएगा तथा न्याय व प्रशासनिक सेवाओं में उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। जहाँ एक और यह घोषित किया गया कि राजाओं को सुरक्षा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्ग के तरक्की के रास्ते खोलने का भी आश्वासन प्रदान किया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और जिससे 1784 से भारत में चल रहा दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, 1858 के बाद, तो 1858 के बाद जब ब्रिटेन के हितों के सामने भारत के हित और अधिक गौण हो गए। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ब्रिटिश उद्योगपति सबसे प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरे थे। विश्व के अन्य भागों में विशेषकर अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियों से भी संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में ब्रिटेन के आर्थिक हितों के लिए भारत का इस्तेमाल किया गया। विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए भारतीय साधनों का उपयोग किया गया और अन्य देशों के साथ युद्धों में भी ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें भारी मात्रा में व्यय हुआ। इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण, तो भारत सचिव को भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ब्रिटिश सरकार के अन्य मंत्रियों की तरह वह केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक इंडियन काउंसिल भारत परिषद का गठन किया गया और जिसमें 15 सदस्य, 8 क्राउन व 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए थे। 1857 तक, तो 1857 तक गवर्नर जनरल इंग्लैंड में निर्धारित नीतियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेकर काम करता था। 1870 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ संपर्क स्थापित हो गया, इससे संचार व्यवस्था सुगम हो गई। अब भारत सरकार और भारत सचिव के साथ मध्य दैनिक विचार विमर्श संभव हो गया था। भाप के इंजनों से चलने वाले जहाज़ों ने इंग्लैंड और भारत के बीच की यात्रा का समय कम कर दिया था। 1869 में स्वेज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर
एक दूसरे से जुड़ गए और इससे इंग्लैंड और भारत के बीच की दूरी अत्यधिक कम हो गई। अब भारत सचिव को भारत के बारे में अद्यतन सूचनाएं मिलने लगी। अब भारत का प्रशासन अब उसकी प्रत्यक्ष देख-रेख में आ गया और भारत सचिव भारतीय जनता के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं था। यहाँ तक कि भारत का गवर्नर जनरल भी व्यवहार में महज एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। ब्रिटिश सरकार को होम गवर्नमेंट स्वदेश सरकार कहा जाने लगा। भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार के हित सर्वोपरि हो गए और ब्रिटिश सरकार के हितों को वे लोग निर्धारित करने लगे। भारत सरकार तो नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के अधिकार गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के हाथों में थी। परिषद में गवर्नर जनरल, 4 सामान्य सदस्य और मुख्य सेनापति शामिल थे, जिसे कार्यकारी परिषद कहा गया है। ठीक है। कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त 6 सदस्य और थे। 1861 में बने एक कानून के तहत कार्यकारी परिषद के समान सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वां सदस्य विधिवेता था। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई और कभी कभी ब्रिटिश शासन में निष्ठावान भारतीयों को भी इस परिषद में मनोनीत किया जाता था और ये भारतीय प्राय राजा, जमींदार या धनी व्यापारी होते थे। विधान परिषद द्वारा कानून बनाने के अधिकार अत्यंत सीमित थे और काउंसिल के सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत किया करता था। 1861 के कानून के तहत प्रांतीय प्रशासन में कुछ परिवर्तन हुए और बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों का प्रशासन गवर्नर और 3 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद देखती थी। ठीक है। प्रांतों के लिए स्वतंत्र विधान परिषदें बनाई गई। ऐसी प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त 4 से 8 सदस्य अतिरिक्त होते थे। ठीक है। इन प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार केंद्रीय विधान परिषद के इन अधिकारों से अधिक सीमित है। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। ठीक है। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट नामक कानून पास किया। इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और इस कानून ने कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चयन की मंजूरी दे दी। ठीक है। विधान परिषदों को कुछ अधिकार दिए गए और सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषदों की स्थापना के बाद अपनी सरकार व्यवहार में निरंकुश बनी रही, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटेन के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा एवं उसमें वृद्धि करना था। भारत सरकार ने ब्रिटिश व्यापारियों, उद्योगपतियों, बागान मालिकों, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों आदि के हितों की रक्षा की। भारत सरकार के संचालन में भारतीय जनता का कोई दखल नहीं था और न ही भारत सरकार इसके हितों का कोई ध्यान रखती थी। ठीक है। स्थानीय स्वशासन, तो आपका स्थानीय स्वशासन क्या था? तो 1687 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर मद्रास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था। ठीक है। 1842 में बंगाल अधिनियम के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का गठन हुआ था। ठीक है। 1850 में भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ और 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की तथा स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के लिए कुछ मदे निर्धारित की गई थी। ठीक है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य के विषय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया और इसे हस्तांतरित विषय माना गया। ठीक है। भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद स्थानीय शासन की ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्था निष्क्रिय हो गई और स्थानीय महत्व के मामलों जैसे सफाई, सड़कों पर प्रकाश, पेयजल की आपूर्ति आदि पर बहुत कम ध्यान दिया गया। 1857 ईस्वी के बाद शहरों के लिए नगर पालिका बनने लगी और इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण क्षेत्रों में जिला बोर्ड का गठन किया था। ठीक है। वित्तीय प्रशासन, तो आपका वित्तीय प्रशासन क्या था? तो सन 1857 के बाद वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। पहले बजट की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। बजट में सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय का और विभिन्न मदों में होने वाले खर्चे का अनुमानित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता था।
सरकारी आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। और 1860 में बजट की व्यवस्था प्रारंभ की गई तथा प्रत्येक स्रोत से होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा तैयार किया गया था। ठीक है। सन 1860 में विल्सन द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया और बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। डाकघरों और रेलवे, अफीम, नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय का पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया था। भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में मध्य बांटा गया था। ठीक है। सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास किए गए। अफीम एवं नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार था। ठीक है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए मुद्रांक शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, नमक कर लगाया गया था। व्यापारिक लेन देन पर ऐसे ही मुद्रांक शुल्क लगाए गए। स्थानीय उद्योगों के विकास, इसलिए देशों में अधिक वस्तुओं पर चुंगी लगाई जाती थी। चुंगी लगाने के कारण इंग्लैंड में उत्पादित वस्तु की, विशेषकर सूती कपड़े की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ठीक है। ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव के कारण 1882 में चुंगी समाप्त कर दी गई, और परंतु राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 1897 में पुनः चुंगी लगा दी गई। 1860 में आयकर भी लगाया गया, परंतु बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। सेना का पुनर्गठन कैसे किया गया था? तो विद्रोह पुनः न हो इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया, और पहले बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थी। प्रत्येक प्रांत की सेना में भारतीय सैनिक, संघ कंपनी द्वारा भर्ती किए गए यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ियां तथा ब्रिटिश सैनिकों और ब्रिटिश सेना की इकाइयों को मिला दिया गया था। 1859 में प्रांतों के पृथक सेनाओं का एकीकरण किया गया, तथा भारत में ब्रिटिश सरकार की समस्त सेना को एक सेनाध्यक्ष के नियंत्रण में लाया गया। भारतीय सैनिकों को तोपखाने और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया, और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया, और बाद में इसे बढ़ाकर 5:2 कर दिया गया। ठीक है। और यह व्यवस्था 1914 में प्रथम महायुद्ध प्रारंभ होने तक कायम रही। अब अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालवा और शासन करो की नीति अपनाई, और विभिन्न जातियों, क्षेत्रीयताओं आदि के आधार पर रेजिमेंट का गठन किया गया। ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी भारतीय सेना का उपयोग भारत पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए नहीं की, बल्कि विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किया था। ठीक है। आपका नेक्स्ट है सिविल सर्विस 1858 के बाद। तो आपका सिविल सर्विस 1858 के बाद क्या हुआ? 1853 के अधिनियम के द्वारा सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया। 1859 में परीक्षा के लिए आवश्यक अधिकतम आयु कम करके 22 वर्ष कर दी गई, जिसे घटाकर 1877 में रिटर्न ने 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने 1886 में चार्ल्स एचिंसन के अधीन सिविल सेवा पर एक कमीशन का गठन किया, और इसे एचिंसन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसने प्रांतीय सिविल सेवा की अनुशंसा की थी। 1853 ईस्वी में से सिविल सर्विस के सदस्यों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए होने लगी थी, और ये परीक्षाएं इंग्लैंड में होती थी तथा परीक्षाएं अंग्रेजी में होती थी। ठीक है। 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक विधेयक पारित किया, जिसके अनुसार यह प्रावधान लाया गया कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर सिविल सेवा परीक्षा साथ साथ होगी। 1912 में सिविल सेवा पर लिंकन कमीशन का गठन किया गया, और इसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1923 में लॉर्ड ली के अधीन रॉयल कमीशन का गठन किया गया, इसके लोक सेवा आयोग को गठन की अनुशंसा की थी। ठीक है। 1925 में 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। महारानी की घोषणा में कहा गया था कि सिविल सर्विस में प्रवेश पाने के लिए भारतीयों को अंग्रेज से बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे, परंतु वास्तव में सिविल सर्विस पर अंग्रेजों का एकाधिकार बना रहा, और कई गवर्नर जनरलों ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि भारतीयों को उच्च पदों की नौकरियां नहीं दी जाएगी। ठीक है। शिक्षित भारतीयों द्वारा मांग की गई कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयु की सीमा बढ़ाई है, तथा ये परीक्षाएं इंग्लैंड एवं भारत में साथ में हो, परंतु ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरलों सहित बड़े अंग्रेज अफसरों भारतीयों को पसंद नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि शिक्षित
भारतीय अपने को अंग्रेज के बराबर समझे। विदेशी शासन की विदेशी शासन की सभी जगह यह भी एक विशेषता होती थी कि विदेशी शासक स्थानीय जनता से अपने की श्रेष्ठ समझते थे व स्वयं को उन पर शासन का अधिकार मानते थे। सरकार की नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में ब्रिटिश सिविल सर्विस के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके कारण वे अपने अनुसार नीतियां बनाते थे। 1883 में गवर्नर जनरल दीपन के समय में एक विधेयक पेश किया गया, जिसके जरिए भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच का भेद समाप्त कर दिया गया, जिसे इल्बर्ट विधेयक कहा जाता है। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक में कहा गया कि भारतीय जज भी मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आने पर यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। सिविल सर्विस के लोगों ने और यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक पर पुरजोर विरोध किया तथा विवश होकर सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। सन 1879 में एक प्रशासकीय सेवा आयोग बना, जिसमें प्रत्येक वर्ष कुछ भारतीय भर्ती किए जाते थे, परंतु नियुक्ति प्रतियोगिता के आधार पर नहीं होती थी। ठीक है, इस सेवा के लिए उन भारतीय परिवारों से भर्ती किए जाते थे जिन्हें अंग्रेज अच्छा समझते थे। भारतीय समाज के उन उच्च वर्गों से की जाती थी जो ब्रिटिश शासन के समर्थन में थे। ठीक है, 1886 के बाद विभिन्न प्रकार के 3 सेवाएं बनी, जिसमें एक पुरानी सिविल सर्विस थी, जिसे इंडियन सिविल सर्विस ICS का नाम दिया गया था। प्रांतों के लिए सिविल सर्विस बनी, इसे प्रांतों के आधार पर नाम दिया गया, जैसे बंगाल सिविल सर्विस है। ठीक है, इसके अलावा पेशेवर कामों के लिए सेवा का गठन हुआ, उदाहरण के लिए एजुकेशनल सर्विस, शिक्षा सेवा के लिए। ठीक है, भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति। तो 1857 में ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति अपनाई। महारानी की घोषणा में वादा किया गया कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार नहीं किया जाएगा और भारतीय राजाओं के अधिकारों का और उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाएगा। भारत की ब्रिटिश सरकार इन राजाओं को अपना सहयोगी मान लिया और उनके अनेक जागीरदारों को राजा का दर्जा दिया गया। भारत में उस समय 562 राजवाड़े, इनमें से कई राज्य बहुत छोटे थे और कुछ का क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग किलोमीटर था तथा आबादी 100 लोगों से कम थी। कश्मीर और हैदराबाद जैसे बड़े राज्यों थे जो क्षेत्रफल में ब्रिटेन के बराबर थे। ठीक है, 1857 के बाद भारत 2 भागों में बट गया। एक ब्रिटिश भारत, जिस पर भारत सरकार के जरिए ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष शासन कर रही थी, तथा दूसरा भारतीय राज्य, जिन पर भारतीय राजा शासन करते थे। ठीक है, 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीय राज्यों के बीच के संबंध इनके बीच हुई संधि के अनुसार अलग अलग किस्म थे। कुछ अन्य राज्य भारत की ब्रिटिश सरकार के अधीन माने जाते थे। ठीक है, 1858 के बाद संबंध बदल गए, जहां एक तरफ यह वादा किया गया कि उन राज्य पर कब्जा नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया। भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया था और भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी। अब भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता 1876 के एक एक्ट से स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी और 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की पदवी धारण की थी। ठीक है, जिस समय भारत के अनेक क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा, उसी समय राज दरबार इंपीरियल असेंबली का आयोजन किया गया। दरबार में शामिल हुए राजाओं ने अपने वैभव का अत्यधिक प्रदर्शन किया। उसी राज दरबार में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की सामग्री की पदवी धारण करने की घोषणा की गई। भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता कायम हो जाने पर भारतीय राजाओं की शक्ति और प्रभुसत्ता घट गई। भारतीय राज्यों को आंतरिक और बाहरी संकटों से बचाने के लिए जिम्मेदारी अब ब्रिटिश सरकार की थी। ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के असीम अधिकार मिल गए। राज्य के उत्तराधिकार के प्रत्येक मामले में ब्रिटिश राजसत्ता या भारत में उसके प्रतिनिधि वायसराय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। ठीक है, उत्तराधिकार से संबंधित विवादों का निपटारा ब्रिटिश सरकार करती थी और भारतीय राज्यों की कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं थी। वे अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। गवर्नर जनरल कर्जन ने भारतीय राजाओं को बिना अनुमति के विदेश जाने पर रोक लगा दी थी और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या भी निश्चित कर दी थी। राज्यों की ये सेनाएं अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में थी। ठीक है, इन राज्यों के लोग
तो इन राज्यों के लोग यदि किसी अन्य देश की यात्रा करते थे या वहाँ निवास करते तो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा माना जाता था। इसके अलावा इन राज्यों की रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्थाएं ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी और इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। भारतीय राज्यों से ब्रिटिश शासन को अब कोई खतरा नहीं रहा, उल्टे वे ब्रिटिश शासन के समर्थक बन गए। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार किए जाने के बाद अभय नहीं रहा, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दृढ़ता स्वीकार कर ली। वे अब अपने लोगों के आंतरिक विद्रोह के से भी सुरक्षित थे, क्योंकि उनके लोगों द्वारा विद्रोह करने पर ब्रिटिश सरकार उनकी मदद करती थी। अधिकांश राजा अपने राज्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते थे तथा अपने लोगों की स्थिति सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करते थे। वे बड़ी विलासिता पूर्वक रहते थे तथा प्रशासन के कार्यों पर बहुत कम ध्यान देते थे। कुछ राज्यों में प्रशासन इतना अधिक बिगड़ गया कि ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार में प्रशासन और कानून की व्यवस्था एक रूप से, परंतु राज्यों में भी ये व्यवस्थाएं विभिन्न प्रकार की थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता में फूट डालने के लिए इन राज्यों को बनाए रखा। फूट डालो और शासन कर ब्रिटिश नीति क्या थी? तो साम्राज्यवादी देश विभाजित देश की जनता में फूट डालकर अपने शासन को बनाए रखने का प्रयत्न करता था। जनता में मौजूद मतभेदों का लाभ उठाया जाता था और एक समुदाय को दूसरे से लड़ाकर एक के विरुद्ध दूसरे को समर्थन देकर नए मतभेद पैदा किए जाते थे। अंग्रेज अपने शासन को राजाओं और जमींदारों के सहयोग से मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे थे। देश के अनेक भागों में नई भूमि व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी समाप्त हो गई। ठीक है, 1857 के विद्रोह को कुचल देने के बाद अवध में तालुकदारों को जमीन वापस कर दी गई। अंग्रेजों ने जमींदारों के पुत्रों को नौकरियां दी और इस प्रकार शिक्षित भारतीयों के साथ मतभेद कम किया। भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति ने भारतीय जनता को दो समुदाय, भारतीय राज्यों की जनता और ब्रिटिश भारत की जनता में बांट दिया था। ठीक है, सैनिक प्रशासन में भी यही नीति अपनाई गई। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, 1858 के बाद अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपना मुख्य शत्रु माना और क्योंकि उन्हें 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी समझा गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरियां देने में उनके साथ भेदभाव किया गया। अंग्रेजों ने इतिहास की अपनी पुस्तक में यह दिखाने की कोशिश की कि मुसलमानों ने हिंदुओं का दमन किया, इसलिए हिंदुओं का यही इसी में है कि वे ब्रिटिश शासन का समर्थन करें। बाद में उन्होंने अपना मुस्लिम विरोधी नीति बदल दी और ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के विरुद्ध उच्च वर्गीय मुसलमानों को सुविधा देना प्रारंभ किया, लेकिन ब्रिटिश नीति का उद्देश्य वही रहा और हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना। ठीक है, अफगानिस्तान और बर्मा के प्रति नीति क्या थी ब्रिटिश की? तो ब्रिटिश सरकार के विदेश नीति का अंग था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध साम्राज्यवादी विस्तार का काल था। उपनिवेशों के लिए साम्राज्यवादी रिसर्चों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई और अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी युद्ध में तथा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए भारतीय साधनों और भारतीय सैनिकों का उपयोग किया। 19वीं शताब्दी में रूसी साम्राज्य के मध्य एशिया में विस्तार हो रहा था। इससे अंग्रेज सतर्क हो गए और उसी विस्तार को रोकने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। वे सोचते थे कि अफगानिस्तान में पैर जमाने के बाद मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में उन्हें आसानी होगी। अफगानिस्तान का राजा दोस्त मोहम्मद एक योग्य शासक था और अंग्रेजों ने 1839 में अपनी फौज अफगानिस्तान भेजी। इसने दोस्त मोहम्मद की सेना को हराया तथा उसके एक विरोधी को गद्दी पर बिठाया। साथ ही दोस्त मोहम्मद को बंदी बनाकर भारत लाया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह हुए, इसलिए दोस्त मोहम्मद को पुनः गद्दी पर देनी पड़ी और तथा अंग्रेजों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। इस लड़ाई में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा तथा उनके हजारों सैनिक मारे गए। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी। 1878 में अंग्रेजों ने पुनः अफगानिस्तान पर हमला किया और इस बार भी वे अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम नहीं कर पाए, यहाँ तक कि वहाँ अपना रेजिडेंट भी नहीं रख पाए, परंतु अफगानिस्तान की विदेश नीति पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। 40 साल बाद अफगानिस्तान के नए शासक ने ब्रिटिश भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और 1921 में अपने देश को पूर्णतः स्वतंत्र करा लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। उत्तर पश्चिम में सीमावर्ती के कबीलों के विद्रोहों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रायः फौज भेजनी पड़ती थी। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों को
तो सीमावर्ती क्षेत्रों को पंजाब से पृथक कर एक उत्तर पश्चिम प्रांत सीमा प्रांत बनाया गया था। सीमावर्ती क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने रेल लाइन और सड़कें बनाई थी। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों की आज़ादी पसंद लोगों को पूरे नियंत्रण में रखने के लिए अंग्रेजों ने आतंकित करने के लिए तरीके अपनाए। विमानों से उन पर बमबारी की गई, लेकिन उन्हें इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली। बर्मा के राजा ने असम पर अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों ने 1824-1826 में बर्मा के साथ युद्ध कर असम पर पुनः अधिकार कर लिया। उसी समय अंग्रेजों ने बर्मा के कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिया तथा बर्मा में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया। 1852 में अंग्रेजों ने बर्मा पर पुनः हमला किया और बर्मा के सभी तटवर्ती प्रांत ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंग बन गए थे। इस बीच फ्रांस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्यवादी प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और 1880 में के दशक में फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना शासन स्थापित कर दिया तथा उन्होंने उत्तरी बर्मा पर प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने बर्मा के राजा से कहा कि वह बर्मा की विदेश नीति पर उनका नियंत्रण स्वीकार करे तथा अपनी राजधानी मांडले में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे। ठीक है, बर्मा ने इस मांग को ठुकरा दिया और तो अंग्रेज ने 1885 में बर्मा पर हमला कर उस पर अधिकार कर लिया। बर्मा के लोगों ने उनका अनेक वर्षों तक ब्रिटिश शासन के विरोध किया, लेकिन अंत में बर्मा को ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार 1857 में विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में अनेक परिवर्तन हुए। भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। इंग्लैंड अपने आर्थिक और साम्राज्यवादी हितों के लिए भारत पर शासन करता रहा। 1857 के अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम, 1857 के विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अनुज्ञप्ति व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस के भोजनालय स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो सरकार लाइसेंस को रद्द कर सकती थी। यह संकटकालीन अधिनियम था। ये अतः 1 वर्ष से इसे समाप्त कर दिया जाएगा और इसके समाप्त होने के बाद मेटकॉफर के द्वारा बनाया गया नियम ही चलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867। इस अधिनियम के द्वारा शेयर, प्रेस एवं संचार पत्रों को प्रतिबंधित करके उनमें नियमित रेगुलेट किया गया। यह अनिवार्य कर दिया गया कि मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रक स्थान का नाम आवश्यक उल्लिखित हो। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के भीतर पुस्तक की एक प्रति सरकार को निःशुल्क देना आवश्यक है। भावी विद्रोह से जुड़े लोगों द्वारा सरकार विरोधी लेखों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 एवं 124A जोड़ दी, जिसमें राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माने का व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 40 कंप्लीट हो गया। कल हमारा चैप्टर 41 होगा। ठीक है, तो कल हम आपका चैप्टर 41 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।